हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम सिमुलेशन चैप्टर के अंदर उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस में से 3-4 क्वेश्चंस मैंने लेकर रखे हुए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो एग्जाम से पहले, और सिमुलेशन चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारे बेसिक क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए हैं मैंने, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें कवर्ड है सारे। तो अच्छे से करिएगा और लास्ट तक ज़रूर समझिएगा। सारा कंसेप्ट आपको सिमुलेशन का डन प्रैक्टिकली भी आज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए या क्लासेस चाहिए, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं। दोनों चीज़ों का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, देखिए, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। एन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन टर्न आउट टू बी 100 कार्स अ डे बट डेविएशन अकर ओइंग टू बी मैनी कॉज। एक प्रोडक्शन लाइन कंपनी है जो 100 कार्स दिन में बनाती है, और जो 100 कार बनती हैं उसमें कुछ डेविएशंस आ सकती हैं, मतलब कभी कभार कम बन जाती हैं, कभी कभार ज़्यादा बन जाती हैं। तो उसका डेटा आपको प्रोबेबिलिटी के साथ उन्होंने नीचे दे दिया हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो प्रोडक्शन का डेटा हो गया। हम जब कार बना देते हैं ना, तो हर दिन हम अपनी फेरी के अंदर, यानी एक बड़ी शिप और जहाज़ के अंदर, इन जो हम बनाते हैं कार, उनको ना एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। अब उन्होंने कहा अगर फेरी में एक दिन में सिर्फ 101 कार्स ही जा सकती हैं, तो हमें ये बताइए व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ कार्स। कितनी एवरेज नंबर ऑफ कार्स को वेट करना पड़ रहा होगा, और हमें ये भी बताइए व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द शिप। यानी फेरी के अंदर कितनी ऑन एन एवरेज जो स्पेस है वो खाली रह रही है, या ऑन एन एवरेज कितनी कार्स जो हैं उनको वेट करना पड़ रहा होगा हर दिन, ये आपको बताना है। अब ये चीज़ कैसे निकलेगी, एवरेज आप कैसे निकालोगे, कैसे इन चीज़ों को पता करोगे, कैसे सिमुलेशन करनी है, लेट्स लुक ऑन दैट थिंग। अब उन्होंने कुछ नीचे रैंडम नंबर आपको दिए हैं। अब इन रैंडम नंबर के बेसिस पे आपको अपना आंसर देना है, क्योंकि मोंटी कार्लो सिमुलेशन ये कहता है कि जब आपको सिमुलेशन करनी है तो कुछ रैंडम नंबर टेबल में से रैंडम नंबर्स जो हैं वो जनरेट किए जाएंगे, और उनकी मदद से आपने ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहला टेबल हम बनाएंगे, एक छोटा सा टेबल हम बनाएंगे जिसमें ये 4 कॉलम या 5 कॉलम का टेबल बनेगा। ठीक है, उसमें हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैंने वही चीज़ ले ली, प्रोडक्शन जितनी दी है हमने वो ले लिया, और जो प्रोबेबिलिटी दी है हमने वो ले ली। कोशिश करो कि जो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी है ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ही दी हो। अगर कई बार क्यूमुलेटिव दिया होता है तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें लेना ही क्या है, क्यूमुलेटिव लेना है। या कई बार हो सकता है प्रोबेबिलिटी दी ना हो, प्रोबेबिलिटी निकालने की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो मैं आने वाले क्वेश्चंस में आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल के लिए आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है, हम इनका क्यूमुलेटिव निकालेंगे। तो क्यूमुलेटिव कैसे निकलता है सर? ऑफकोर्स पहले वाला तो नंबर सेम रहेगा, दूसरे वाला जो आंसर आया था उसमें 0.05 ऐड हो गया, फिर जो आंसर आया 0.08 उसमें 0.07 ऐड हो गया, फिर जो 0.15 आंसर आया उसमें 0.10 मतलब 0.10 ऐड हो गया, देन जो आंसर आया उसमें नेक्स्ट वाला ऐड हो गया। जितना आंसर आ रहा है उसमें नेक्स्ट वाला ऐड करके आप क्यूमुलेटिव डन कर देते हो गया ये? यस सर। अब जब क्यूमुलेटिव निकल गया ना, उसके बाद ना आपने निकालने हैं रैंडम नंबर इंटरवल्स, यानी क्लास इंटरवल। लेकिन सुनो, ये चीज़ ना काफ़ी बच्चों को मुश्किल आती है, तो इस वजह से मैं इसको सीधे ही ईजी करवाने वाला हूँ। आप ऐसा करो, ये क्यूमुलेटिव को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। क्यों सर? वो मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे रीज़न। तो देखो, जितने भी नंबर्स हैं ना उनको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो मैंने ये लीजिए कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया ना, अब क्लास इंटरवल बनाना थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब आपको रैंडम नंबर इंटरवल बनाना थोड़ा ईजी हो जाएगा। हमने शुरुआत 0 से करनी है। ये देखो ना, मतलब हमारा क्यूमुलेटिव कहाँ तक है सर? हमारा क्यूमुलेटिव रेंज कह रहा है 0 से लेकर 3 के बीच में। तो सर याद रखिएगा, 0 से तो शुरू करना ही है, करना तो 0 से ही शुरू है, पर जो नंबर हमें दिया होगा ना इस लाइन के अंदर, जो नंबर हमें इस लाइन के अंदर दिया होगा उससे एक कदम पीछे पर एंड करना है। यानी यहाँ पे 3 नहीं 2 लेना है, एक कदम पीछे। ठीक है, अब देखो आगे। अब 0 से 2 की रेंज तो बन गई। अब याद रखना, दूसरा पॉइंट क्या समझा रहा हूँ, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब हम जैसे क्लास इंटरवल में कहते हैं ना कि 0 to 2 है तो 2 से आगे कहाँ जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। 0 to 2 हो गया कवर,
अब अगला नंबर शुरू होगा 3 से, अगला नंबर शुरू होगा 3 से। अब 3 से कहाँ तक जाना है सर? 8 तक नहीं जाना, हमने 8 से एक कदम पीछे रहना है, 7 तक जाना है। ठीक है जी। अब 7 से शुरू नहीं करेंगे, एक कदम आगे से शुरू करेंगे 8। तो 8 से शुरू किया, 15 है ना यहाँ पे, तो 15 तक नहीं जाना, हमने एक कदम पीछे रखना है यानी 14। तो 8 टू 14 की रेंज बन गई। अब 14 की मतलब 14 से नहीं रेंज बनानी, हमने 15 से बनानी है। और कहाँ तक बनानी है सर? 25 तक नहीं, 24 तक बनानी है। ठीक है, फिर 25 से शुरू करके 40 तक नहीं, 39 तक बनेगी। देन 40 से शुरू करना है 59 तक। देन 60 से शुरू करना है और 74 तक जाएंगे। 75 से शुरू करके 84 तक जाएंगे। 85 से शुरू करके 91 तक जाएंगे। 92 से शुरू करके 96 तक। 97 से शुरू करके 99 तक। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। एक तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैच नहीं करेंगे। ऑफकोर्स 2 है तो अगला पॉइंट 3 आएगा, तो 3 से शुरू किया जाएगा। यहाँ पे 7 से एंड हुआ तो 8 से शुरू किया जाएगा। 14 से एंड हुआ तो 15 से शुरू किया जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। और दूसरी चीज़, एंड जो भी नंबर ये क्यूमुलेटिव दिया है, क्यूमुलेटिव में एक कदम पीछे से ख़त्म करना है। मतलब अगर 3 दिया है तो 2 पे एंड हो जाएगा, 0 to 2 रेंज बनेगी। 8 दिया है तो 0 to 2 तो बन गया है, अब 3 to 7 की रेंज बनेगी। अब इन दोनों के बीच में रेंज क्या बनेगी सर? अब इन दोनों में रेंज बनेगी 8 to 14। इन दोनों की रेंज क्या बनेगी? 15 to 24। इन दोनों की रेंज क्या बनेगी? 25 to 39। इन दोनों की रेंज 40 से शुरू होकर 59 तक बनेगी। इन दोनों की रेंज क्या बनेगी सर? 60 से शुरू होकर 74 तक। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थोड़ा ध्यान से देखना है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जब रैंडम इंटरवल बन गए ना, अब आपने यहाँ पे एक बनाना है सिमुलेशन टेबल। सिमुलेशन होता है एक तरीके से आपने चेकिंग करनी है अगले कुछ दिनों में कि जो हमने डेटा लिया उसका ऑन एन एवरेज क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, अब जितने भी हमने यहाँ पे ना, मैंने एक डेज लिखा है, डेज के। अब देखो सर, यहाँ पे हमें ये तो बताया नहीं कि सिमुलेशन टेबल कितने नंबर्स का बनेगा या कितने डेज का बनेगा। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है इस चीज़ के बारे में कि कितना सिमुलेशन करना है आपने, तो आपने रैंडम नंबर को देख लेना है कितने दिए हुए हैं। तो सर रैंडम नंबर हमें दिए हुए हैं ये सारे 97। ठीक है, 97, 2, 80, 66, 96, 55, 50, 29 और 58, 51, 4, 86, 24, 39 एंड 27। तो सर ये सारे ही नंबर में हमने सिमुलेशन करनी है। तो डेज आप ऐसे डाल लीजिए, सीरियल नंबर जिसे आप कह सकते हो। कितने दिनों के लिए आपने आगे सिमुलेशन करना है? तो सर 15 डेज की सिमुलेशन आपने यहाँ पे डन करनी है। तो कैसे करेंगे? अब ना जब सिमुलेशन, अब उन्हें मांगा क्या था सर? एवरेज नंबर ऑफ कार्स। अब इसको जानने के लिए ना हमने ये जो टेबल बनाया है इसका क्या यूज़ करना है? तो सर रैंडम नंबर जो हमें दिए हैं ना, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे एक वर्ड डालो प्रोडक्शन। हमने जितनी प्रोडक्शन करी उसके बेसिस पे रिजल्ट देना है हमने। ठीक है, तो अब कैसे प्रोडक्शन निकालोगे? सुन लो, रैंडम नंबर क्या दिया है? 97। तो रैंडम नंबर इंटरवल में देखो 97 कहाँ लिखा हुआ है सर? सर ये लास्ट वाली रो में लिखा हुआ है। इसके सामने प्रोडक्शन कितनी दिख रही है आपको? 105। तो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। तो रेंज देखकर उसके सामने वाली प्रोडक्शन को यहाँ पे आपने लिख देना है। तो 0 to 2 का मतलब यहाँ पे, तो सर क्या आ जाएगा? 95 आ जाएगा। देन 80 कहाँ पे है सर? यहाँ पे, तो 103 आ जाएगा। देन 66 कहाँ पे है? ये देखिए 101 के सामने, तो 101 आ जाएगा। ऐसे ही आगे देखे जाइए, 96 104 के सामने है। 55, तो सर 55 है 100 के सामने। 50 किसके सामने है? वो भी 100 के सामने। 29 देखिए ज़रा सर, 99 के आगे। 58 ये देखिए 100 के आगे। 51 भी 100 में है। अब 4 रेंज कहाँ पे है? 3 to 7 के बीच में, यानी 96 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 86 कहाँ लाई करेगा सर? ये देखिए 103 में। ठीक है, 24 लाई कहाँ करेगा सर? ये देखिए 98 के आगे दिख रहा है वो हमें। और 39 लाई कहाँ करेगा सर? 99 के आगे। और 27 लाई कहाँ करेगा? ये लीजिए 99 के आगे। डन। तो ये हो गए आपके प्रॉपरली प्रोडक्शन के, मतलब जितनी प्रोडक्शंस आपने रैंडम नंबर के बेसिस पे लेना था आंसर, वो हमने ले लिया। जब ये डन हो गया ना, अब आपको आंसर देने हैं 2 चीज़ों के।
अब आपको आंसर देने हैं दो चीज़ों के। अब वो कैसे दोगे वो देखिए ज़रा। हाँ जी, तो अब ना मेन चीज़ क्या है, अब सबसे पहले तो ये लिख लो कि हमें उसने फेरी में कितनी स्पेस कही थी सर। सर फेरी में उसने बजटेड स्पेस कही थी, बजटेड स्पेस कही थी 101। तो बजटेड स्पेस कितनी है, मतलब इन शॉर्ट उन्होंने आपको पहले बता दिया कि फेरी में हम सिर्फ इतनी कार्स लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब हमें दो चीज़ें निकालनी है। क्या सर, कितनी कार को वेट करना पड़ा, यानी एक वेटिंग निकालेंगे, और कितनी स्पेस की बात करी गई है वो देखेंगे। तो सर एक मिनट ज़रा अपने आप सोचो कि अगर फेरी में स्पेस है, फेरी में स्पेस कितनी है 101 कार की। आप अगर 105 कार बनाओगे, मेरी बात सुनो, अगर आप 105 कार बनाओगे तो 4 कार एक्स्ट्रा बन रही हैं जो कि फेरी में आ ही नहीं सकती। तो उन 4 कारों को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा सर। तो 4 कार्स को वेट करना पड़ेगा, और स्पेस तो ऑफकोर्स 101 का तो पूरी की पूरी चली जाएंगी, तो स्पेस कुछ भी नहीं बचेगी। यानी जब वेट करवाना पड़ेगा तो स्पेस नहीं होगी, और जब स्पेस होगी तब वेट नहीं होगी। तो ऑफकोर्स इन दोनों में एक चीज़ ज़ीरो रहेगी और एक चीज़ का आंसर आपको मिलता जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब उसके आगे देखिए सर, अब 95 की प्रोडक्शन करी है, 101 की जगह है, तो इसका मतलब 6 कार्स की स्पेस अभी भी बाकी है, और वेटिंग तो किसी ने नहीं करनी भाई। ऑफकोर्स मैंने अभी कहा ना, एक वेटिंग हो रही होगी, अगर वेटिंग चल रही है तो स्पेस नहीं होगी, स्पेस चल रही है तो वेटिंग नहीं होगी। अब 103 है, तो सर अगर बनाई 103, जा सकती है सिर्फ 101, तो 2 कार को वेट करना पड़ा होगा, स्पेस 0 हो जाएगी। अब ये देखो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है मतलब ना वेट करनी पड़ी होगी ना ही स्पेस खाली है। अब 104 कार बनाई तो 3 कार को वेट करना पड़ा, स्पेस किसी की नहीं बची। अब 100 कार बनाई है, यानी इसमें ना वेट तो किसी को नहीं करना पड़ा पर स्पेस एक की बच गई। ठीक है, आगे उसके बाद देखें ज़रा सर, वन सेम वही केस ऊपर वाला ही। ठीक है, 99 यानी 2 कार यहाँ पे स्पेस में जाएंगी क्योंकि वेट तो किसी को नहीं करना पड़ा। अब 100 कार है, यानी 101 में 100 की 100 कार चली गई, वेट तो किसी को नहीं करना पड़ा पर स्पेस अभी भी एक कार की बाकी है। सेम केस, यस सर। अब 96, अब 96 यानी बहुत कम है सर, तो इसका मतलब स्पेस कितनी की बच रही है, 5 कार्स की अभी स्पेस बच रही है, वेटिंग किसी को नहीं करनी पड़ी। इसमें देखिए अब वेट 2 को करना पड़ा होगा, स्पेस किसी की नहीं बची होगी। सेम ऐसे ही आपने इसका कर दिया, 3 और 0, सॉरी यहाँ पे 0 और 3 आ जाएगा, इसमें 0 और 2 आ जाएगा, और इसमें भी 0 और 2 आ जाएगा। तो डन, बस यही तो चीज़ें निकालनी थी। अब इन सब चीज़ों का क्या कर दीजिएगा, टोटल कर देना है आपने। क्या कर देना है, टोटल। तो सर यहाँ पे देखिएगा ज़रा, एक सेकेंड रुकिएगा, ये लीजिए। डन, इसका ये आ गया आपका 11, और इसका कितना आ गया 24। तो 11 कार्स की मतलब ऑन एन एवरेज 11 कार को, मतलब सॉरी एवरेज नहीं अभी निकाला, ये टोटल कार है, कितनी है टोटल। तो सर टोटल कार 11 को वेट करना पड़ा और स्पेस हमें 24 की दिख रही है। और एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर, सिंपल सा रूल है, जब भी टोटल आता है उसको नंबर ऑफ डेज के साथ, यानी जितने नंबर्स का हमने सिमुलेशन किया उतने नंबर से डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। सर 11 डिवाइडेड बाय टोटल डेज कितने हैं 15, तो 11 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो गया 0.733। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये लीजिए, तो 1.6 ऑन एन एवरेज 0.73 कार्स को क्या करना पड़ा होगा, वेट करना पड़ रहा होगा। और 1.6 की रेंज में अगर हम बात करें तो यानी एक कह लो कभी कभार एक कार को और कभी कभार 2 कार को, मतलब कभी कभार एक कार की या कभी कभार 2 कार की ऑन एन एवरेज स्पेस रह ही जाती है, किसके अंदर, फेरी के अंदर। तो बहुत मुश्किल से वेटिंग आती है लेकिन स्पेस फिर भी हमें देखने को मिलती है। ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। तो बस यही तो चीज़ निकालनी थी सबसे पहले। सो हो गया ये क्वेश्चन, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब देखिए ज़रा यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके बाद। तो क्या चीज़ इसमें है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि सैंपल ऑफ 100 अराइवल ऑफ द कस्टमर एट द रिटेल सेल्स। आपको ना यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, सैंपल दिया गया है कि हमने 100 अराइवल्स का डेटा लिया, यानी हमने देखा कि 100 कस्टमर्स का अराइवल, मतलब एक रिटेल शॉप में देखे कि जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके अराइवल मतलब कब कब आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि अराइवल टाइम बिटवीन, यानी इंटर अराइवल मतलब एक के बाद दूसरा कस्टमर आने में कितनी देरी है। मतलब सपोज एक कस्टमर गया और दूसरा कस्टमर जब आता है
तो एक कस्टमर और दूसरे कस्टमर के बीच का टाइम आपको दे दिया मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो आपको मिनट्स के अंदर डेटा दे दिया उन्होंने कि 0.5 यानी आधे मिनट में ऑन एन एवरेज मतलब अगर 100 अराइवल्स हैं तो 2 कस्टमर ऑन एन एवरेज आधे मिनट के बाद आ रहे हैं। सिमिलरली 1 मिनट के बाद 6 कस्टमर्स आते रहते हैं, 1.5 मिनट के बाद 10 कस्टमर्स आ रहे हैं, या फिर एक के जाने के बाद 5 मिनट बाद 2 कस्टमर्स आ रहे हैं, ऐसे मतलब आपको ये डेटा दे दिया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि एक स्टडी की गई और सर्विस भी निकाल के देखा गया कि कितने मिनट में सर्विस दी जा रही है। मतलब इन्होंने सर्विस भी देखी कि अगर कस्टमर आ रहा है तो उस कस्टमर को अगर सर्विस दी जा रही है तो कितने मिनट में सर्विस दी जा रही है, वो भी देखा जा रहा है। तो उन्होंने सर्विस टाइम भी लिया कि सर्विस टाइम हमारा इतना है, यानी ऑन एन एवरेज हमने कस्टमर को कितना कितना समय दिया, कितनी कितनी सर्विस का टाइम दिया, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये कैलकुलेशन करने से आपका फ़ायदा क्या है? अब उन्होंने आपसे ये कहा कि हमें सिमुलेशन करके बताइए क्या एवरेज परसेंटेज ऑफ अ कस्टमर वेटिंग टाइम, फिर भी कस्टमर को कितना वेट करना पड़ा होगा, यानी हमारी सर्विस टाइम के अकॉर्डिंग और कस्टमर के आने के टाइम के अकॉर्डिंग, इन दोनों को जज करके आप ये पता लगाइए कि ऑन एन एवरेज कितने परसेंटेज कस्टमर को वेट करना पड़ रहा होगा और कितने परसेंटेज ऑन एन एवरेज जो सर्वर है, सर्वर मतलब जो सर्विस दे रहा है यानी दुकानदार, उसको फ्री बैठना पड़ रहा होगा, ये आपको बताना है। और कब, कितने टाइम पीरियड के लिए? अगले 10 कस्टमर के डेटा के लिए, ठीक है जी। तो अब आपने सिमुलेशन करके इन चीज़ों को बताना है। अब याद रखें यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई हैं, अराइवल अलग है और सर्विस टाइम अलग है। तो इसका मतलब हमें 2 टेबल बनाने पड़े। देखिए अराइवल टेबल बनेगा और एक सर्विस, क्योंकि 2 डेटा दिए है ना आपको। तो अब आपने सबसे पहले तो यही चीज़ जो आपको दी है ना अराइवल में, तो अराइवल की वही चीज़ आपने ये लीजिए पिक कर ली, यस सर। अब यहाँ पे दी है फ्रीक्वेंसी, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी। तो सर प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लेंगे? बहुत सिंपल सी चीज़ है, प्रोबेबिलिटी निकालना भी कोई इतना मुश्किल चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। तो देखिए ज़रा क्या करना है। अब आपने इसका पहले टोटल कर लिया, आपने टोटल कर लिया आपने, सर 100 के आसपास बना इसका टोटल, यस। तो 100 के आसपास इसका टोटल बन गया। अब जिस चीज़ का ले रहे हो, जैसे 2 है ना, तो 2 डिवाइडेड बाई टोटल कर दो, 2 डिवाइडेड बाई टोटल कर दिया, 100 आ गया, और मतलब 2 0.02 आ गया। 6 डिवाइडेड बाई टोटल, तो सर मतलब जैसे आप वेट नहीं निकालते, वेटेज, तो वैसे ही आपने यानी प्रोपोर्शनेट बताना है। 25 100 का कितना प्रोपोर्शनेट है, यानी 25 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, तो ये लीजिए 0.25 आ गया। 20 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, 0.20 आ जाएगा। ऐसे ही 0.14 आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा, 0.07 आ जाएगा, 0.04 एंड 0.02 आ जाएगा। तो दैट्स इट, ठीक है जी, ये प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब आप क्या करते हो सर? क्यूमुलेटिव निकालते हो। तो ये लीजिए क्यूमुलेटिव तो अब निकालना सिखाया हुआ है आपको, ये लीजिए क्यूमुलेटिव निकल गया। अब मैंने क्यूमुलेटिव को इसलिए कहा हुआ है कि आप एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लीजिए, क्यों? क्योंकि उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आपको ईजी हो जाएगा, क्या बनाने के लिए? रैंडम नंबर इंटरवल बनाने में ईजी हो जाएगा, ठीक है जी। तो हाउ टू मेक, चलो देखिए अब 2 है ना, अब सबसे पहली रेंज क्या बननी चाहिए सर? 0 से लेकर 1 की रेंज बनेगी, वेरी सिंपल। अब 2 और 8 में रेंज कैसे बनेगी सर? 2 और 6 के बीच में बनेगी। 8 और 18 की सॉरी 2 और 7 की रेंज बनेगी, ठीक है। अब आगे 8 और 18 में क्या रेंज बनेगी सर? 8 से लेकर 17 तक रेंज बनेगी। 18 से 43 है ना, तो 18 से लेकर 42 तक बनेगी। 43 से लेकर 63 है ना, तो 43 से लेकर 62 तक रेंज बनेगी। देन 63 से 77 मतलब 63 से लेकर 76 तक रेंज बनाएंगे हम। देन 77 से शुरू करके 86 तक रह जाएगी, ठीक है जी। और 87 से शुरू करके आपने 93 तक ले जाना है, और 94 से शुरू करके 97 तक, और देन 98 से शुरू करके 99 तक की रेंज आपकी बन जाएगी। तो ये आपकी रैंडम नंबर इंटरवल्स निकल गए, राइट। अब ऐसे ही आपने सर्विस का निकाल देना है। अब ऐसे ही सेम टू सेम आपने किस चीज़ का निकाल देना है? सर्विस का। तो ये लीजिए ज़रा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी सर, ये भी 100 के आसपास ही है इसका टोटल, तो यस सर। अब 0.12 आ जाएगा इसका, 0.21 आ जाएगा, 0.36 आ जाएगा, ये लीजिए 0.19 आ गया, 0.07 आ गया, और 0.05 आ गया। और क्यूमुलेटिव आप निकालोगे, ये लीजिए
ठीक है जी, ये आपका क्यूमुलेटिव निकल गया। अब क्यूमुलेटिव को मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 कहा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईजीनेस, तो यस सर वेरी इजी। चलिए तो देखिए ये क्यूमुलेटिव निकल गया आपका। क्यूमुलेटिव मतलब 100 के बेस पे कर दिया। अब रैंडम नंबर इंटरवल निकाल दीजिए। रैंडम नंबर इंटरवल निकाल दिए सर, तो कैसे निकलेंगे? 0 से लेकर सर अब 11 तक जाएंगे, फिर 12 से 33 मतलब 12 से 32 तक, 33 से 69 मतलब 33 से 68 तक, 69 से 88 का मतलब 69 से लेकर 87 तक रहेंगे हम, और 88 से शुरू करके 94 तक जाएंगे हम, और 95 से शुरू करके 99 तक ले जाएंगे हम। तो दैट्स ऑल। तो ये आपके क्या बन गए? दोनों टेबल बन गए। अब इन दोनों टेबल के बेसिस पे आपने क्या बनाना है? सिमुलेशन टेबल बनाना है। ठीक है जी। तो अब हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें आप सिमुलेशन टेबल कैसे ड्रॉन करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्लियर कट इस चीज़ को समझेगा एट द लास्ट तक। तो सबसे पहले तो आपने ना अराइवल लेना है। अराइवल, तो अराइवल नंबर ले लिए। कितनी देर तक करना था? ऊपर लिखा था 10 वीक के लिए, तो 10 वीक ले लिए। यस सर। उसके बाद अब हमने क्या करना है? इंटर अराइवल। इंटर अराइवल क्या होता है सर? ऑफकोर्स मैंने बताया है, इंटर अराइवल मतलब विद इन मतलब वही चीज़ जो आपने ये टाइम बिटवीन अराइवल है ना, अब आपने इन रैंडम नंबर की मदद से यानी अराइवल के टेबल की मदद से आपने ये निकाल देना है। यानी इसके सामने जो रेंज आ रही है ना, इसकी मदद से ये निकालना है अब आपने। तो कैसे? मतलब 93 कहाँ रेंज कर रहा है आपको? सर ये देखिए 93 मतलब 4, 93 मतलब 4। अब 22 कहाँ रेंज कर रहा है सर? ऊपर देखें ज़रा। सर ये देखिए 2 के सामने, ये लीजिए 2 आ गया। 53 कहाँ रेंज कर रहा है सर? 2.5 के आगे, तो 2.5 आ गया। 64 रेंज कहाँ कर रहा है सर? सर 3 के आगे, तो 3 आ गया। 39 कहाँ? 39 आ रहा है 2 के आगे। 7 कहाँ आ रहा है? 1 के आगे। ये देखिए 7 1 के आगे आ रहा होगा, ये देखिए। ठीक है। देन 10 की बारी बात करते हैं। सर 10 आ रहा है, ऊपर देखिए ज़रा, 10 आ रहा है 1.5 के आगे। देन 63 देखिए 3 के आगे आ रहा है, और 76 3 के आगे, एंड द लास्ट 35 2 के आगे। तो ये आपका इंटर अराइवल टाइम यानी अराइवल टाइम बिटवीन अराइवल जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अब क्लियर कट ना ध्यान से सुनिएगा, ये है विद इन अराइवल, लेकिन हमें चाहिए अराइवल। ये है बिटवीन अराइवल यानी एक कस्टमर से लेकर दूसरे कस्टमर के बीच का समय, और हमें चाहिए कस्टमर के आने का समय। तभी तो हम पता कर पाएंगे कि वेटिंग कितनी हुई है। आने और उसको सर्विस देने के टाइम के बीच में जितना गैप होगा वही तो हमें वेटिंग बताएगा। तो कैसे करना है सर? सुनो, पहले इंटर अराइवल से कहाँ पहुँचेंगे? अराइवल। अराइवल कैसे होगा? तो सर हम ये मान के चलते हैं कि अगर 4 मिनट में पहला कस्टमर आ रहा है तो पहला कस्टमर 4 मिनट में ही आ रहा है, यानी पहले कस्टमर का अराइवल 4 मिनट से ही शुरू होगा। अब उसके बाद कितनी देर में कस्टमर्स आ रहे होंगे? सर अगर पहला कस्टमर 4 मिनट में आया, उसके बाद 2 मिनट बाद ही दूसरा आया। 2 मिनट बाद मतलब 4 और 2 कितने हो गए? 6। 6 और 2.5 कितने हो गए? 8.5। सर जैसे क्यूमुलेटिव निकालते हैं ना, सेम वैसे ही आपने निकाला है। मैंने अभी अभी देखा, यस मैंने सेम वही निकाला है। 4 आ गया, 4 + 2 कितना हो गया? 6, 6 + 2.5 8.5 हो गया। ठीक है। देन 8.5 + 3 कितने हो गए? 11.5। ऐसे ही आपने फर्दर करना शुरू कर दिया। देखो ज़रा बड़े आराम से समझो। अगर 4 मिनट में पहला कस्टमर आया, 4 मिनट में हमने लिख दिया। अब 4 से अगला कस्टमर 2 मिनट बाद आया, 2 मिनट बाद मतलब अगला कस्टमर 6 मिनट में आया होगा। अब अगला उससे अगला कस्टमर 2.5 मिनट के बाद आया, इसका मतलब 6 से लेकर 2.5 यानी 8.5 मिनट में आया वो। फिर 8.5 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद यानी 11.5 मिनट में चौथा कस्टमर आया होगा। ये हमने यहाँ पे निकाला है, यानी हम क्यूमुलेटिव के बेसिस पे इस आंसर को दे रहे हैं। ठीक है जी, हो गया। अब उसके बाद अब अराइवल का काम फिनिश, क्योंकि अराइवल हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अब हम सर्विस की बात करेंगे। अब यहाँ पे ना सर्विस के रैंडम नंबर लिखने हैं आपने। क्या लिखना है? अब सर्विस की बात होने वाली है, तो सर्विस के रैंडम नंबर्स आप लिखोगे, ये लीजिए। तो अब आपने रैंडम नंबर किसके डाले? सर्विस वाले। ये देखिए दिए हुए हैं ऊपर। ठीक है, 78 76। तो मैंने रैंडम नंबर किसके डाल दिए? सर्विस वाले। अब इन्हीं इसके बेसिस पे क्या देखोगे आप? सर्विस टाइम। अगर इसके बेसिस पे आपने अराइवल देखा था तो इसके बेसिस पे क्या देखना है? सर्विस टाइम। तो देखिए ज़रा ऊपर मैच करके देखिए ज़रा। अब ये वाले टेबल में देखिए ज़रा, लेट अस टेक अ 1 मिनट। ठीक है, मैं देखिए ज़रा यहाँ पे ये टेबल आपको दिख रहा है। ठीक है, 78 सबसे पहले देखिए कहाँ लाई कर रहा है? 78
तो सर 78 कर रहा है 2 के आगे, ठीक है। तो मैं यही चीज़ को फिल कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होना चाहिए कि किसके आगे क्या आना है, ठीक है। तो ऑफकोर्स मैं यहीं पे आपको थोड़ा बता रहा हूँ क्लियरली कट। ये देखिए, ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ये भी 1.5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, देन 2 और 3, 2 और 3 और 92 आपके पास कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है 2.5, वो आ रहा है 2.5, ठीक है जी। तो ये मैंने सर्विस के पॉइंट भी यहाँ पे लिख दिए, सर्विस के पॉइंट भी यहाँ पे लिख दिए। अब देखो पॉइंट ये कहता है कि हमें अब क्या निकालने के लिए कहा था, हमें निकालने के लिए कहा था कि सर एवरेज परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम और कस्टमर का वेटिंग टाइम। तो ये निकालने के लिए ना हमें सबसे पहले सर्विस को स्टार्ट कब करा ये देखना पड़ेगा, और सर्विस को एंड कब करा ये देखना पड़ेगा, और फिर हम इन दोनों के गैप के बेसिस पे देखेंगे कि वेट कितना करना रहा होगा, और मतलब कस्टमर को वेट कितना वेट कितना कर रहा होगा कस्टमर, वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर, ठीक है जी, और आइडल टाइम ऑफ द सर्वर, और आइडल टाइम ऑफ द सर्वर। अब हम ये देखेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब ये देखते हैं। हाँ जी, तो अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम कैसे लेना है, बड़े क्लियरली मैं ये चारों बॉक्स एक साथ भरवाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। चारों बॉक्स एक साथ भरवाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा कैसे करने हैं। तो सर सर्विस का स्टार्टिंग टाइम कब आया, सर्विस का स्टार्टिंग टाइम कब आया होगा। अब अपने आप सोचो ज़रा वेरी क्लियरली कि अगर हम बात कर रहे हैं सर्विस के स्टार्टिंग टाइम की, तो जब अराइवल शुरू हुआ होगा तभी तो सर्विस शुरू हुई होगी। यस सर, बिल्कुल। और सर्विस एंड कब हुई होगी, 4 बजे अगर शुरू, 4 मिनट पे अगर शुरू हुई है और सर्विस देने में मुझे 2 मिनट लग रहे हैं, ध्यान से सुन लो। 4 मिनट में अगर सर्विस शुरू हुई है और सर्विस की ड्यूरेशन है, ये क्या है ड्यूरेशन, ठीक है जी। तो सर्विस ड्यूरेशन अगर 2 मिनट की है तो उस सर्विस एंड कब हुई होगी, 6 मिनट पे। सर्विस एंड कब हुई होगी, 6 मिनट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे देखिए, अगर सर्विस एंड हुई है 6 मिनट में तो शुरू भी की कब होगी अगली सर्विस, 6 मिनट में। रुको अब ध्यान से सुनना, ज़रा ध्यान से सुनना। ये तो पता चल गया हो आगे, 4 मिनट पे शुरू हुई और 2 मिनट की सर्विस है, 6 मिनट में वो सर्विस ख़त्म हो गई। यस सर। अब अगला कस्टमर कब आया, सर वो अगला कस्टमर आया 6 मिनट में। तो क्या मेरे पास 6 मिनट पे सर्विस ख़त्म हो गई थी पहले कस्टमर की, यस सर। तो 6 मिनट में ही मेरी अगली सर्विस शुरू भी हो जाएगी, मतलब कस्टमर भी 6 मिनट में आ गया और 6 मिनट में ही मेरी कस्टमर के मतलब मेरे पहले कस्टमर से सर्विस ख़त्म हो गई थी। अब चली कितनी सर्विस, 2 मिनट के लिए। तो सर ये लीजिए 2 मिनट मतलब 6 और 2 कितने हो गए, 8 मिनट में मेरी सर्विस फिनिश हो गई, 8 मिनट में मेरी सर्विस फिनिश हो गई। अब देखिए ज़रा, अब बड़े क्लियरली समझिएगा, 8 मिनट में मेरी सर्विस फिनिश हुई है, पर अगला अराइवल कब है, ये देखिए अगला अराइवल कब है, 8.5। यानी चाहे मैं 8 मिनट में सर्विस ख़त्म करके बैठा हुआ हूँ, पर मेरा कस्टमर कब आ रहा है, 8.5 यानी 8.5 मिनट में। तो इसका मतलब जो आधे मिनट का गैप है वो किसको, सर्वर को क्या बैठना पड़ रहा होगा, आइडल बैठना पड़ रहा होगा। यानी सर्वर का क्या आएगा टाइम यहाँ पे, आइडल टाइम आ जाएगा 0.5। क्यों, क्योंकि सर्विस तो 8.5 पे शुरू करूंगा ना। सुनो ज़रा, 8 मिनट में मेरी सर्विस शुरू होनी चाहिए थी, पर कस्टमर कब आया, 8.5 मिनट में, यानी आधा मिनट मुझे वेट करना पड़ रहा होगा। ये यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया, मतलब अगर वेट करना पड़ रहा होगा तो वेटिंग तो होगी नहीं यहाँ पे। इतना तो आपको पता चल गया होगा पहले क्वेश्चन से, राइट। यस सर। तो 8.5 मिनट में अगर सर्विस शुरू हुई है तो ड्यूरेशन कितनी है, 1.5 की। तो इसका मतलब 10 मिनट में सर्विस ख़त्म हो गई। अगर 10 मिनट में सर्विस ख़त्म हुई है तो अगला कस्टमर कब आया, सर वो तो आया 11.5 मिनट में। तो 11.5 मिनट मतलब मुझे 1.5 मिनट यानी 1.5 मिनट वेट करना पड़ रहा होगा। यानी मैं एज अ सर्वर 1.5 मिनट वेट करूंगा। इसका मतलब मेरी जो सर्विस है वो 11.5 पे ही शुरू होगी। कभी कस्टमर आने से पहले थोड़ी सर्विस शुरू हो सकती है, ऑफ कोर्स। तो अब ये कितनी देर चली सर्विस, सर 1.5। इसका मतलब ये सर्विस चली 13 मिनट तक। अब 13 मिनट तक सर्विस चली और कस्टमर कब आया, 13.5 मिनट में। यानी फिर से मुझे आधा मिनट वेट करना पड़ रहा। और कब सर्विस शुरू करी मैंने, 13.5 पे। कब तक चली, 15.5 तक चली।
लेकिन अब देखो ज़रा, अब बड़ा ट्विस्ट आ गया, ध्यान से देखना। 15.5 पे सर्विस एंड हुई मेरी, लेकिन कस्टमर तो पहले आके खड़ा हुआ है भाई। कस्टमर तो 14.5 मिनट में आके पहले बैठा हुआ है, क्योंकि इस बार कस्टमर पहले आ चुका है। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे 14.5 आएगा। अरे नहीं 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 भाई, अगर कस्टमर पहले आया है तो कस्टमर को वेट करवाओ 1 मिनट। सर्विस तो आपकी तब तक नहीं शुरू होगी अगली वाली जब तक पहले वाली एंड नहीं होगी। तो सर सर्विस तो 15.5 पे ही एंड होने वाली है, लेकिन 1 मिनट का क्या होगा, 1 मिनट कस्टमर को वेट करना पड़ रहा होगा। इस बार सर्वर नहीं बैठा है फ्री, इस बार कस्टमर को बैठाया गया था। ठीक है जी। तो 15.5 से लेकर कितनी कितनी सर्विस दी गई उसको, 2.5 मिनट तक, यानी 18 मिनट तक की सर्विस उसको मिल गई। सर 18 मिनट उसकी सर्विस फिनिश हुई, लेकिन अगला कस्टमर कब आके बैठा हुआ था, 16 मिनट पे। तो सर 16 मिनट वो आके बैठा हुआ था, यानी 2 मिनट उसको वेट करना पड़ा होगा। 2 मिनट उसने वेट करी, और सर्वर बेचारा आइडल तो बैठा नहीं है। तो सर्विस कब शुरू हुई उस कस्टमर की, 18 मिनट पे। 18 मिनट में सर्विस शुरू हुई, कब ख़त्म की गई, 19.5, क्योंकि 1.5 मिनट उसकी सर्विस चली। अब 19.5 पे मेरी जब सर्विस ख़त्म हुई तो पता चला कि अगला कस्टमर भी आके बैठा हुआ है, और उसको कितना वेट करना पड़ रहा है, 0.5 मिनट। क्यों, क्योंकि 19.19 पे वो आया था, तो 19.5 पे मैंने उसकी सर्विस शुरू करी। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। और कितनी मिनट सर्विस चली, सर 2 मिनट, तो 21.5 आ गया। अब अगला कस्टमर 22 मिनट में आया, यानी आधे मिनट बाद में आया है। तो इसका मतलब मुझे इस बार वेट करना पड़ रहा है, यानी 0.5 मिनट। अब सर्वर आइडल, यानी सर्वर को वेट करना पड़ा, यानी मुझे खाली बैठना पड़ा। ठीक है। तो सर्विस कब शुरू होगी, जब कस्टमर आएगा, यानी 22 मिनट पे। ठीक है। 22 + 3 कितने हो गए, सॉरी 22 + 3 कितने हो गए, 25। तो 25 मिनट तक आपको सर्विस चलानी पड़ी। अब अगला कस्टमर कब आया, 24 मिनट पे, यानी कस्टमर जल्दी आ गया। तो कस्टमर जल्दी आया, उसको वेट करना पड़ रहा होगा 1 मिनट के लिए, क्योंकि सर्विस कब शुरू हुई है, 25 मिनट पे, और कब तक चली, 27.5 मिनट पे। और सर्वर तो आइडल बैठा ही नहीं। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल फॉर दैट। लेकिन अभी सुनो, एक ट्विस्ट है। सर यहाँ पे आपने वैल्यूज नहीं भरी, क्यों नहीं भरी उसका बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे तो 6 मिनट पे सर्विस में आया, वो तो दोनों सेम ही हो गए, ना सर्वर को वेट करना पड़ा ना कस्टमर को। लेकिन अब सुनो ज़रा, यहाँ पे कस्टमर तो 4 मिनट में आया, उसको तो नहीं वेट करना पड़ा, पर सर्वर को वेट करना पड़ा होगा, क्योंकि 4 मिनट, यानी अगर हम बेस 0 बनाते हैं टाइम का, तो 0 से लेकर 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। तो यहाँ पे ध्यान ज़रूर रखना है कि शुरुआत में ये टाइम स्किप मत कर जाना, यहाँ पे 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 0 एज अ बेस है, कि 0 मिनट में मेरी शॉप खुल गई, तभी थोड़ी कस्टमर आया, कस्टमर तो 4 मिनट बाद आया, कस्टमर तो 4 मिनट बाद आया। तो अब इसका टोटल बना देते हैं सर। तो ये लीजिए, तो ये इसका टोटल बन गया, और ये इसका टोटल बन गया। तो इसकी एवरेज क्या बन गई सर, कैसे बनाई मैंने एवरेज, 4.5 अगर टोटल है तो उसको कितने अराइवल हैं टोटल, कितना सिमुलेशन कहा था उसने, 10 दिन का। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.45 ऑन एन एवरेज इसका आंसर आ गया, और 0.7 इसका आंसर आ गया। अगर आपने परसेंटेज में आंसर निकालना है तो 45% आ जाएगा, और इसका 70% आ जाएगा। तो ऑन एन एवरेज 45% कस्टमर को वेट करना पड़ रहा होगा, और ऑन एन एवरेज 70% सर्वर को आइडल रहना पड़ रहा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, तो देखिए अब ना यहाँ पे 3rd क्वेश्चन क्या है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर 30 आइटम्स पर डे। एक कंपनी है जो 30 आइटम्स हर दिन में बनाती है। ठीक है जी। और द सेल ऑफ दीज आइटम्स हैज़ फॉलो, और सेल उन्होंने बताया कि ऑन एन मतलब 27 यूनिट्स की जो सेल होती है वो 10% के हिसाब से कह लो, मतलब आइडिया दे दिया उन्होंने कि इतने इतने यूनिट्स की संभावनाओं, मतलब इतने इतने यूनिट्स इतनी इतनी संभावनाओं के साथ बिकते हैं। ठीक है जी। तो कभी अगर वो 27 यूनिट्स बनाते हैं तो उसके बिकने की 10% प्रोबेबिलिटी है, 28 बनाते हैं तो 15% प्रोबेबिलिटी है। दिस इज ऑल द डेटा। हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल प्राइस, यानी 2 चीज़ें आपको यहाँ दे दी हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट और सेल प्राइस। प्रोडक्शन कॉस्ट 40 रुपये दे दी, और सेल आपको 50 रुपये दे दी, यानी ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया सर हमें, सर प्रॉफिट हो गया हमें 10 रुपये का पर यूनिट पे। 1 यूनिट पे 10 रुपये का प्रॉफिट हमें मिल रहा है। यस सर। अब उसके बाद उन्होंने कहा एनी अनसोल्ड यूनिट, अगर कोई यूनिट सोल्ड नहीं होता है, सुन लो,
अगर यूनिट सोल्ड नहीं होता है तो सर मुझे 15 रुपये का लॉस भी हो जाएगा। यानी जितने यूनिट सोल्ड नहीं करोगे उसका 15 रुपये का लॉस भी आपको बियर करना पड़ेगा। और आपको पेनल्टी भी लग रही है 5 रुपये पर यूनिट की, अगर आपकी डिमांड मीट नहीं करेगी। मतलब अगर आप डिमांड फुलफिल नहीं करते हो तो उसकी पेनल्टी भी आपको यहाँ पे लगने वाली है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई अब आपको। हाँ जी, तो अब यहाँ पे रैंडम नंबर दे दिए और आपको कहा कि क्वेश्चन को आगे सॉल्व करिए, दैट्स इट। तो अब आपको क्या करने के लिए कहा है इन्होंने। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में जो पूछा गया था आपसे सिंपल सिमुलेशन करने के लिए कहा गया है कि, और सिमुलेशन में ये कहा गया है कि टोटल प्रॉफिट और लॉस बताइए हमें कंपनी का अगले 10 दिनों के लिए इन रैंडम नंबर्स का इस्तेमाल करके। तो हमारा सिंपल सा काम सबसे पहले क्या होता है सर, बहुत सिंपल सा काम कि सबसे पहले वही टेबल बनाना है जो क्यूमुलेटिव हमें बताता है। तो सर 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो ये हमारी सेल्स हो गई। यस सर, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पहले ही दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी तो कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं, तो एज इट इज़ दी हुई है। अब इसमें ना पॉइंट में नहीं दी हुई, हमें सीधे ही 100 में प्रोबेबिलिटी दी हुई है। मतलब अब हमें क्यूमुलेटिव जब आप करोगे ना तो 100 में आएगा। देखिए ज़रा, तो अब हमें पॉइंटों में दिया ही नहीं है, हमें सीधे ही 100 में दिया है, तो हम यहाँ पे अपना एक स्टेप बचा लेंगे और हमें क्या कहें, हम ये सीधे ही रैंडम नंबर इंटरवल बना लेंगे। तो सिंपल हो गया हमारे लिए। यस सर, तो अब रैंडम नंबर इंटरवल क्या बनेंगे सर, 10 तक है, 0 to 10 नहीं, 0 to 9 लिया जाएगा। अब 10 to 25 है तो सर 10 से 25 नहीं 24 लिया जाएगा। अब 25 to 45 है तो सर 25 से 45 नहीं 44 लिया जाएगा। 45 से 80 है तो 45 से 79 तक जाएंगे, और 80 से 94 की रेंज बनेगी, और लास्ट में 95 से 99 की रेंज बनेगी। अब ये चीज़ तो आपको निकालना बहुत आसान हो चुका है। अब ये तो निकल गया सर, अब हम सीधे की सीधे ही क्या करेंगे, एज ऑलवेज सिमुलेशन टेबल बनाएंगे जो हमें मेन काम करना है। चलिए तो सिमुलेशन टेबल बनाते हैं सर। सिमुलेशन टेबल में सबसे पहला काम क्या करेंगे, कितने दिन के लिए बनाना है, 10 दिन के लिए बनाना है। तो एज ऑलवेज आप क्या करोगे, यहाँ पे डे ले लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 ले लिया। अब रैंडम नंबर जो हैं हमें वो देने हैं सर। रैंडम नंबर मैं लिख देता हूँ, आपको वहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे ठीक है ना, दिए हुए हैं, ऊपर देख रहे होगे आप। तो क्या लिखा हुआ है, 10, 99, 65, 99, 95, 1, 79, 11, 16 और 20, ये आपको रैंडम नंबर दिए हैं। अब आपने इनके बेसिस पे क्या रिजल्ट निकालोगे, ऑफ कोर्स ये जो सेल्स हैं यही बताओगे ना आप, इतना तो आपको पता चल चुका होगा। तो ये लीजिए, तो सेल्स बतानी है इस रैंडम नंबर इंटरवल से देखते हुए। तो 10 कहाँ लाई कर रहा है, 28 के सामने। 99 कहाँ लाई कर रहा है, 31 के सामने। 65 कहाँ लाई कर रहा है सर, 30 के सामने। देन 99 31 में आ जाएगा। 95 देखिए ज़रा सर, 31 में आ जाएगा। और 1 कहाँ आएगा सर, 27 में। 79 कहाँ आएगा, 30 में। 11 सर 11 आ जाएगा 28 में। 16 भी 28 में, और 20 भी 28 में। तो 28 28 28 आ जाएगा, राइट। तो अब आपने क्या करना है, अब देखिए बड़े इंपॉर्टेंट चीज़। अब आपको कहा गया कि अगर कंपनी कितने यूनिट बना रही है, 30 यूनिट बना रही है। यानी अगर प्रोडक्शन कितने की है, प्रोडक्शन इज 30 यूनिट्स। क्या है, 30 यूनिट्स। तो अब देखिए ज़रा, अगर प्रोडक्शन 30 यूनिट्स है तो क्या करेंगे, मुझे अपने यहाँ बताओ ज़रा कि सेल अगर 28 यूनिट की आप कर रहे हो, इसका मतलब देखो प्रोडक्शन अगर 30 यूनिट है तो ऑफकोर्स मेरी बात सुनो, सेल का मतलब डिमांड भी होगा ना, कि जितनी सेल करोगे उतनी ही डिमांड होने वाली है। इतना मेरी बात समझ रहे हो, जितना सेल कितनी करोगे जितनी डिमांड होगी। तो सर यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं तो सेल इज इक्वल टू डिमांड है, तो यही हमारी डिमांड है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 28 यूनिट्स की सेल यानी 28 यूनिट की डिमांड है, आपने बनाए हैं 30 यूनिट, बिके हैं सिर्फ 28 यूनिट, तो पहले तो 28 यूनिट जो बिक गए उनका प्रॉफिट निकालिए ज़रा। तो सर 28 इंटू कितना प्रॉफिट था, 10 रुपये, तो कितना प्रॉफिट आया, 280 रुपीज़। कितना प्रॉफिट आया, 280 रुपीज़, ठीक है ना। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये लीजिए, और यहाँ बनाइए मेरा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आ गया, यस सर, ये प्रॉफिट आ गया। अब सुनो ज़रा, अब
30 यूनिट्स बनाए थे, बिके 28, तो उसका तो प्रॉफिट आ गया। पर जो 2 यूनिट नहीं बिके भाई साहब, वो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा था कि जब 2 यूनिट नहीं बिकेंगे तो पर यूनिट आपको 15 रुपये का लॉस हो जाएगा। मतलब लॉस ले लो या पेनल्टी ले लो। बताता हूँ मैंने पेनल्टी क्यों लिखा। फिलहाल के लिए 15 रुपये का एक यूनिट के पीछे लॉस है, तो 2 यूनिट नहीं बिके तो कितने का लॉस हो गया? 30 यूनिट का लॉस हो गया। तो दैट इज़ द रीज़न आपके पास आंसर कितना आ गया टोटल? सर ये मेरा आंसर आ गया दोनों का मिला के 310। कितना आ गया? 300। सॉरी, माइनस करना है, लॉस है ना ये, तो लॉस है तो माइनस करना है आपने। ऑफकोर्स लॉस या पेनल्टी है तो क्या करोगे आप? सर माइनस है, मतलब माइनस करेंगे। तो ये लीजिए 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। ठीक है जी, डन हो गया यहाँ पे? यस सर। अब देखो, अब उल्टा हो गया। अब डिमांड 31 यूनिट है। अब आपने 31 यूनिट्स सेल किए, यानी 31 यूनिट बेचे। अब 31 यूनिट बेचे आपने, देखो बेचे मीन्स सेल, तो मतलब डिमांड 31 यूनिट की आ चुकी है। सेल मतलब डिमांड, सेल मतलब यहाँ पे क्या है कि एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड है, यानी इसको आप डिमांड भी लिख सकते हो। ये लो जी, आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सेल्स और डिमांड दोनों है। ठीक है, तो अगर 31 यूनिट की डिमांड हो रही है, यानी आप 31 यूनिट सेल करना चाहते हो, आप बना 30 यूनिट रहे हो, तो भाई साहब 30 यूनिट बनाने पे 30 यूनिट का तो फ़ायदा हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट 30 यूनिट बनाकर 30 यूनिट बिक तो जाएंगे, पर जो एक यूनिट बनाया ही नहीं है, सुनो ज़रा, ये लॉस नहीं है यहाँ पे, ये लॉस नहीं है। लॉस होगा जब आपके बिकेंगे नहीं। अरे भाई ये तो सारे के सारे यूनिट बिक गए, यानी 30 यूनिट बनाए थे, 30 यूनिट बिक गए। ये तो एक एक्स्ट्रा डिमांड है। तो नीचे उसने लिखा था कि अगर डिमांड पूरी नहीं करोगे तो 5 रुपये की पेनल्टी लगेगी पर यूनिट पे। तो एक यूनिट ना बिकने की वजह से 5 रुपये की पेनल्टी लगेगी। तो 5 रुपये पेनल्टी में है यहाँ पे। सुनो, लॉस या पेनल्टी बड़े ध्यान से करना है। अगर आपका 30 यूनिट से लेस देन रह जाता है तो आपको लॉस हुआ, क्योंकि आपके यूनिट बिके नहीं हैं, वो सोल्ड नहीं हुए। लेकिन अगर आपने यूनिट्स मतलब डिमांड ज़्यादा है पर प्रोडक्शन कम करी है, तो वहाँ पे लॉस नहीं होगा, वहाँ पे पेनल्टी लगेगी। वहाँ पे लॉस नहीं होगा, वहाँ पे पेनल्टी लगेगी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। ठीक है जी। कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे 32 आना था। यहाँ पे ना चेंज कर लो, यहाँ पे 32 है। दिस इज़ जस्ट अ सिंपल डिफरेंस, यहाँ पे 32 कर लो। ठीक है, जहाँ पे 99 है ना, वहाँ 32 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल्स में गलती कर दी थी थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे 32 आएगा। तो 32 है, तो यानी यहाँ पे 5 × 10 और 5 × 2 हो जाएगा, तो यानी 10 आ गया, यानी 290 यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 290 यहाँ पे आ जाएगा। हो गया यहाँ पे? यस सर। अब 30 यूनिट बनाए हैं और 30 ही बिके, मतलब 30 की ही डिमांड है, 30 ही बनाए हैं, तो सर 30 × 30 बिक गए, यानी पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर पूरा का पूरा प्रॉफिट हो चुका है तो ना लॉस ना पेनल्टी, ना लॉस ना पेनल्टी। यस सर, ना लॉस ना पेनल्टी। तो क्या किया जाएगा? ये लीजिए, डन 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 डन। हाँ जी, तो अब यहाँ तक हो गया। अब देखो लॉस या पेनल्टी होगी नहीं, क्योंकि जितने यूनिट चाहिए थे उतने ही बिक गए, और ना डिमांड खत्म, मतलब मतलब डिमांड भी पूरी हो गई, मतलब डिमांड भी पूरी हो गई और जितने यूनिट चाहिए थे उतने बिक भी गए। तो सर यहाँ पे ना लॉस ना पेनल्टी, कुछ भी नहीं होगा। यानी अगर कम रह जाएंगे तो लॉस हो जाएगा, अगर ज़्यादा हो जाएंगे मतलब ज़्यादा डिमांड है तो सर पेनल्टी लग जाएगी। क्लियर है? यस। तो सर इस बार ज़्यादा हो गया फिर से, तो फिर से वही चीज़। अब ये तो ऊपर भी किया ना अभी हमने, तो सर ये तो वही सेम चीज़ आ गई, वही सेम चीज़ आ गई जो अभी हमने ऊपर किया। डन। चलिए आगे। अब 31 यूनिट है, इसमें भी 32 कर लो, क्योंकि 90 मैंने रेंज गलत ले ली थी ना इस वजह से। ठीक है, बस हो गया। ये भी सेम रहेगा, ये लीजिए, ये भी सेम रहेगा आपका, 290 आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा। 20 के 27 तो बिक गए हमारे, मतलब यूनिट्स तो पूरे बिक गए हमारे। लेकिन जो 3 यूनिट नहीं बिके उसका, मतलब 27 यूनिट तो बिक गए, जो 3 यूनिट नहीं बिके उनका हमें लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ सर? 15 रुपये एक यूनिट के पीछे, यानी हमें 45 रुपये का लॉस हुआ। यानी टोटल हमें क्या बना? 225 का प्रॉफिट बना। टोटल हमें क्या बना? 225 का प्रॉफिट बना। अब ये 30 यूनिट बनाए और 30 की ही डिमांड है, तो सर 30 यूनिट के पीछे प्रॉफिट हुआ हमारा 300 का, लेकिन ना लॉस ना पेनल्टी। क्यों? क्योंकि डिमांड भी पूरी हो गई और कोई यूनिट अनसोल्ड भी नहीं रहा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। डन। यस सर। अब 28 यूनिट्स हैं, तो 28 यूनिट्स का मतलब तो वेरी सिंपल, आप समझते हो। ठीक है जी,
28 यूनिट्स का भी मतलब आप समझ रहे हो, कम रह गए। कम रह गए का मतलब क्या होगा सर, 28 के 20 यूनिट्स बिक तो गए हैं, लेकिन सर जो यूनिट नहीं बिके, 2 यूनिट नहीं बिके ना, तो 15 रुपये का लॉस हो गया, 30 रुपये का लॉस हो गया। तो सर इस वजह से ये लीजिए, ये आ गया। अब सेम चीज़ इसमें आ जाएगी, क्योंकि सेम रूल है, सेम चीज़ है, ये लीजिए। अब सेम वही चीज़ इसमें भी आ जाएगी। डन। तो ये हमारा टोटल निकल के आ गया। तो सर इसका टोटल, ओवरऑल टोटल क्या बना सर, 2695 बना हमारा, 2695 हमारा टोटल बना। तो दिस इज अ टोटल प्रॉफिट, दिस इज नोन एज टोटल प्रॉफिट। देखो थोड़ा बस ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, आपको ये देख लेना है कि अब अपने आप सोचो, वो यही कह रहा है कि अगर आपने कम यूनिट बनाए, तो यूनिट कम बनाने का मतलब क्या हुआ सर, मतलब सॉरी कम यूनिट, सॉरी बनाए आपने 30 ही हैं, बनाने आपने 30 ही हैं, लेकिन अगर डिमांड कम या ज़्यादा हुई, तो अगर डिमांड कम हुई तो फिर तो आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपके यूनिट बिके नहीं हैं। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा हुई तो फिर आपको पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि आपने डिमांड पूरी नहीं करी। तो दोनों में आपको होने तो लॉस या पेनल्टी वाला ही है, लेकिन थोड़ा समझदारी से करना है, क्योंकि पेनल्टी 5 रुपये पर यूनिट है और लॉस 15 रुपये पर यूनिट है। ये ध्यान से समझना है आपने, दैट्स ऑल। ठीक है जी, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो दिस इज़ ऑल फॉर योर एग्ज़ाम।